एपिसोड 49। आराध्या के सवाल। दूसरी तरफ से फोन कट्टा देखकर आराध्या फोन को घूरने लगती है। ये क्या था? और किससे मिलना है मुझे? ये इंसान पूरी बात नहीं बता सकता था क्या? आराध्या अपने फोन को ही घूर रही होती है जब हॉल में राघव के साथ अवधेश की एंट्री होती है। वहीं राघव को आराध्या ने बहुत कम ही देखा था क्योंकि उसकी शादी के बाद अंकुश ही अवधेश के साथ होता था। राघव को देखते ही उसे वो सब आर्टिकल याद आने लगते हैं जो उसने अवधेश और उसके बारे में पढ़े थे। उनमें अवधेश और उसके कजिन्स के साथ राघव भी था, जो अपनी परफेक्ट बॉडी को शो कर रहा था। वहीं कुछ फोटो में वह अवधेश को एडमायर कर रहा था। वहीं एक बार उसने आहान विहान के मुंह से भी सुना था कि अवधेश राघव के साथ सबसे ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। वो उसकी हर बात इत्मीनान से सुनता है। इवन उन लोगों को मानना था कि अवधेश और राघव का चक्कर चला हुआ है। आराध्या यही सब अपने दिमाग में सोच रही थी जब राघव उसे ग्रीट करता है। आराध्या को कोई रिस्पॉन्स न देते देख अवधेश खुद राघव का इंट्रो देते हुए कहता है, हे कहाँ खोई हो तुम? अचानक से अवधेश की आवाज सुनकर आराध्या हड़बड़ाते हुई कहती है, कहीं भी तो नहीं, आप कुछ कह रहे थे। अवधेश, हम्मम, तुम्हें राघव से मिलवाना था। फिर राघव की तरफ इशारा करके, ये राघव है, मेरा पर्सनल असिस्टेंट और बॉडीगार्ड। मेरी एब्सेंस में तुम किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए राघव को कह सकती हो। आराध्या चेहरे पर नकली स्माइल लाते हुए राघव से हैंड शेक करती है, जिसके बाद राघव उन दोनों को अकेले छोड़कर वहां से चला जाता है। हूँ अपने भाइयों का तो इंट्रोडक्शन करवाया नहीं, लेकिन पिए का करवा रहे हैं। दाल में कुछ तो काला ही अरू। कहीं ये बात सच तो नहीं है, ये सच में गे ही है। पर ये तो मुझ में भी इंटरेस्टेड है। कहीं अवधेश प्रताप सिंह बाइसेक्सुअल तो नहीं है? ओह माय गॉड, कहीं मैंने इसका सीक्रेट तो नहीं पता कर लिया है। आराध्या के बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन अवधेश अच्छे से देख पा रहा था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसकी अपनी बीवी ने उसे बाइसेक्सुअल बना दिया था। अगर उसे आराध्या के थॉट पता चल जाते तो शायद वह आराध्या को अपने हाथों से मार डालता। अवधेश एक नज़र उसे देखकर वहां से चला जाता है। रात के 9 बजे अपने एक्टिविटी रूम में थी जो अवधेश ने स्पेशली उसके लिए बनवाया था। डिनर के बाद तकरीबन 2 घंटे वहां बिताने के बाद वह अपने रूम में आ जाती है। आराध्या आज भी अवधेश रूम में बैठकर ही अपना ऑफिस का काम कर रहा था। आराध्या उसे देखकर गहरी सांस लेती है। आराध्या ने कुछ देर डांस प्रैक्टिस की थी, जिसकी वजह से उसका शरीर पसीने की वजह से चिपचिपा हो गया था। वह कबर्ड से अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। जब वह नहाकर बाहर निकलती है तो उस समय उसके गर्दन तक के बाल उसकी सॉफ्ट सिल्की पेल व्हाइट स्किन से चिपक रहे थे। वह ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी हुए बॉडी मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही थी जब अवधेश की नजरें उस पर जाती है। बेबी पिंक कलर के टी शर्ट और शॉर्ट्स में वो किसी टीनेजर की तरह लग रही थी। ऊपर से उसकी हाइट भी 5 फीट 3 इंचेस ही थी। बिना किसी मेकअप के उसकी स्किन फ्रेश लग रही थी। उसकी लंबी टांगे गोरे पैर देख अवधेश को अपना गला सूखता हुआ महसूस हो रहा था। वह साइड टेबल पर से पानी का गिलास उठाकर उसे एक ही बार में गटागट गटक जाता है। इसी तरह वह दूसरा गिलास भी खाली कर देता है। वहीं आराध्या जो बेड की तरफ आ रही थी उसे इस तरह पानी पीते देख कंफ्यूजन से कहती है, क्या हुआ? ऐसे क्यों पानी पी रहे हो जैसे कई सालों से प्यासे हो? आराध्या की बात सुनकर अवधेश एक बार फिर उसकी तरफ देखता है, जहां एक बार फिर उसकी नजर आराध्या के गोरे पैरों पर पड़ जाती है।
आराध्या को ऐसे देखकर उसके मन के ख्याल कुछ अलग ही कहानी बनाना चाहते थे, लेकिन वो उन्हें कंट्रोल करके अपनी शरद आवाज में उसे कहता है। वहीं आराध्या उसके सवालों की झड़ी को इग्नोर जब उसकी फाइल्स को बंद करके ड्रॉर में रख देती है। वहीं उसके लैपटॉप को बंद करके सोफे पर रखकर अपनी साइड आ जाती है। अवधेश उसके हर एक्शन को ध्यान से देख रहा था। क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? वह आराध्या से पूछता है। वहीं उसकी बात सुनकर आराध्या, जो उसे जबरदस्ती सुलाने पर लगी हुई थी, घूरते हुए कहती है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे कुछ चाहिए ही होता है? क्योंकि हमारी शादी के 2 महीने में पहली बार तुम्हें मेरी इतनी केयर करते देख रहा हूं। ये चीज कुछ हजम नहीं हो रही है। अवधेश सीधा मुद्दे की बात पर आते हुए कहता है, तो कहो क्या चाहिए तुम्हें? भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा है। आप एक साथ 3 गिलास पानी के पी गए तो मैंने सोचा आपको रेस्ट की जरूरत है। मैं तो बस अच्छी वाइफ की तरह मदद करने की कोशिश कर रही थी। उसकी अच्छी वाइफ बनने की बात सुनकर अवधेश अपनी आईब्रो रेस करते हुए देखने लगता है। वो जानता था आराध्या के मन में कुछ तो चल रहा है, पर क्या उसे समझ नहीं आ रहा था। वहीं तुम्हें कुछ चाहिए नहीं तो जरूर कुछ पूछना है तो पूछ लो, क्या जानना है? इसलिए वह एक बार फिर आराध्या से पूछता है। वहीं आराध्या, जो आज अवधेश से दूरी बनाकर सोई हुई थी, उसकी तरफ मुड़कर हिम्मत करके पूछ ही लेती है जो सवाल उसे परेशान कर रहा था। आपका और राघव का क्या रिश्ता है? व्हाट? अवधेश कंफ्यूजन में कहता है। वहीं आराध्या को लगता है कि वो सच बताने से मुकर रहा है, इसलिए वह उठकर बैठ जाती है। क्या व्हाट? मैं वही पूछ रही हूँ जो सब आपसे पूछने से डरते हैं। वहीं उसकी बिना सर पैर की बातें सुनकर अवधेश चिढ़ते हुए कहता है, तुम साफ साफ शब्दों में कहोगी तुम कहना क्या चाहती हो? वहीं आराध्या, जो तैश में आ चुकी थी, वह अवधेश की तरफ झुकते हुए कहती है, वही जो आप बताना नहीं चाहते हैं। वहीं आराध्या की नजदीकी अवधेश की दिल की धड़कनों को बढ़ाने का काम कर रही थी। वह आराध्या की आलमंड शेप ब्लैक आईज में देख रहा था, लेकिन जैसे ही वह आराध्या की आगे की बात सुनता है, उसकी खुद की आंखें बड़ी हो जाती हैं। आप सबसे छुपा रहे हो ना, आप बाइसेक्सुअल हो। आराध्या, आप मुझे प्यार में पड़ने के लिए कह रहे थे और दूसरी तरफ आप राघव से प्यार। कहीं ऐसा तो नहीं कि आओगे हो? आराध्या अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही अवधेश उसे अपने ऊपर खींच लेता है। अचानक से खींचने की वजह आराध्या के मुंह से चीख निकल जाती है। ये क्या कर रहे हो तुम, राक्षस कहीं के? कहकर अवधेश उसके होंठों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। वहीं अचानक हुए इस किस की वजह से आराध्या की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वह उससे दूर होने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जितना वह छुटने की कोशिश करती उतना ही अवधेश की पकड़ उस पर कसने लगती है। उसका एक हाथ आराध्या की गर्दन पर था, वहीं दूसरा हाथ आराध्या की पीठ से होते हुए उसकी कमर तक पहुंच चुका था। वह अपने हाथों से उसके जिस्म के हर हिस्से को एक्सप्लोर करने लगा था, जिसकी वजह से आराध्या के स्टमक में अजीबोगरीब हरकतें होने लगी थी। वह अपना स्ट्रगल बंद करके अवधेश को उसके मन की करने देती है। तकरीबन 10 मिनट बाद अवधेश आराध्या के होंठों को छोड़ देता है। किड्डी, नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ भी उल्टा सीधा ख्याल आया तो मैं। अवधेश आधी बात कहकर छोड़ देता है। वहीं आराध्या अपनी सांसें कंट्रोल करके उसके सीने पर मारते हुए कहती है, मॉन्स्टर कहीं के, मैं तो बस पूछ रही थी। और मैं डरती हूँ क्या आपसे? वहीं अवधेश एक बार फिर उसे अपने सीने से लगाकर, मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं चला है, वह सिर्फ मेरा पा और
अच्छा दोस्त है। अब चुपचाप सो जाओ। अवधेश, जो अपने हार्मोन्स पर कंट्रोल कर रहा था, आराध्या को एक बार फिर अपना मुंह खोलते देख अपनी वार्निंग भरी आवाज से कहता है, मैंने कहा ना सो जाओ। मैं इतना भी शरीफ इंसान नहीं हूं कि शिकार सामने होने पर छोड़ दूं। वहीं बात की सीरियसनेस को देखकर आराध्या चुपचाप सोने में ही अपनी भलाई समझती है। अगली सुबह आराध्या आज अवधेश से पहले ही उठकर जल्दी से तैयार हो जाती है। अवधेश ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आता उससे पहले ही वह कॉलेज के लिए भाग जाती है। वहीं आज आराध्या समय के पहले जा रही थी। अवधेश का ड्राइवर ही उसे कॉलेज छोड़ने वाला था। मैं इतनी बड़ी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ? उसके मन में बस यही चल रहा था। जब वो किस करने में ही इतना पेशनेट है तो फिर छी 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 आदू, तेरा दिमाग करप्ट हो गया है। तुझे उस इंसान से दूर रहना है। पर तेरी हरकतें तो ऐसी है जैसे आ बैल मुझे मार। मैं क्यों उसे उकसाती रहती हूँ? अब कुछ भी हो जाए मैं उसे अवॉइड ही करूंगी। नहीं तो ये ठरकी इंसान मुझे खा जाएगा और डकार भी नहीं लेगा। आराध्या अपने मन की उथल पुथल में कॉलेज पहुंच जाती है। आज जल्दी आने की वजह से आकाश और सौम्या के आने में काफी वक्त था, इसलिए वह ग्राउंड में ही बैठने का सोचती है। तभी उसे नायरा और हीर दिखाई देती है। वो दोनों भी आराध्या को देखते हुए हाथ हिलाते उसकी तरफ आ जाती है। आराध्या उनसे उनके जल्दी आने की वजह पूछती है, जिस पर हीर उसे पियानो क्लास के बारे में बताती है। कम मार्क्स के कारण वो दोनों प्रैक्टिस सेशन अटेंड करने आई हुए थी। उनकी क्लास शुरू होने में 1 घंटे से अधिक समय था, इसलिए आराध्या उन दोनों के साथ पियानो क्लास की तरफ चल पड़ती है। इस रूम के हर तरफ पियानो ही रखे हुए थे। इस समय जल्दी आने की वजह से वो तीनों ही उस रूम में थे। हीर एक पियानो पर प्रैक्टिस करने बैठ जाती है। वहीं आराध्या और नायरा उसकी परफॉर्मेंस देखने लगती है। हीर बार बार कुछ जगह गलती कर रही थी, जिस पर नायरा उसकी मदद कर रही थी। वहीं आराध्या भी अपनी टेम्पटेशन रोक नहीं पाती है। अक्सर इस सॉन्ग को रौनक के लिए पियानो पर प्ले करते हुए खुद गुनगुनाती भी थी। वहीं उसने आज भी किया था। सरगुन। जैसे ही वह सॉन्ग खत्म करके अपनी आंखें खोलती है, अपने सामने खड़े 20-25 स्टूडेंट को देखती है। तभी हीर, ओ गॉड आराध्या, यू अरे सुपर्ब। नायरा, हाँ आराध्या, तुम तो पियानो में भी एक्सपर्ट हो। देखो, वह उस वीडियो को दिखाते हुए कहती है जो उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लाइव डाल दिया था। आराध्या के साथ शेयर करने की वजह से उस पर अच्छे खासे व्यूज आ रहे थे। वहीं दूसरे स्टूडेंट्स भी आराध्या के मुरीद बन रहे थे। वो लोग भी आराध्या की तारीफ कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वह तीनों अपनी क्लासेस अटेंड करने के लिए क्लासरूम की तरफ आते हैं, जहां पर सौम्या और आकाश उसका इंतजार कर रहे थे। जिसके बाद वह सब अपनी क्लास में चली जाती है। दोपहर होते होते आराध्या का पियानो वीडियो वायरल हो जाता है। लोगों के ऊपर आराध्या का पॉजिटिव इंप्रेशन बनता जा रहा था। वहीं जब वह अपनी सारी क्लासेस खत्म होने के बाद बाहर आती है तो उसे एक बार फिर विहान का कॉल आता है। वह अपने फ्रेंड्स को बाय बोलकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाती है। ओ हाय सिली, मैंने तुम्हारा वीडियो देखा, तुम सही जा रही हो। आराध्या अपनी गाड़ी में बैठते हुए कहती है। विव, तुम्हें आज काम नहीं है क्या? मुझे बहुत काम है सिली, पर मैंने तो तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया था। पीएस एंटरटेनमेंट से एक सीनियर एजेंट तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तुम्हारे आने वाले मूवी से लेकर एड्स तक वो खुद मैनेज कर लेगा। इन शॉर्ट, वह तुम्हें इस एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में सरवाइव करने में मदद करेगा।
विहान उसे हर चीज डिटेल में बताते हुए कहता है। वहीं आराध्या सरगुन की वजह से इंडस्ट्री से जुड़े हुए एजेंट को जानती थी, इसलिए वह उससे उसका नाम पूछती है। तभी तकरीबन 10 मिनट बाद आराध्या कॉफी शॉप में एंट्री करती है, जिसे देखकर उस लड़के के चेहरे के भाव बिगड़ जाते हैं। एक 26 साल का हैंडसम लड़का बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। वह बेसब्री से किसी का वेट कर रहा था। वहीं कॉफी शॉप में विहान आराध्या को बाय कहकर फोन काट देता है। बाय सिली। जैनी, वो हमारी कंपनी के बेस्ट एजेंट में से एक है। वो आधे घंटे बाद तुम्हें कॉफी शॉप में मिलने आने वाला है। लेट मत होना, नहीं तो पहले ही दिन तुम डांट खा लोगी। अब मैं फोन रखता हूँ। एपिसोड 50। अवधेश पहुंचा अपने ससुराल। कॉफी शॉप में एक 26 साल का हैंडसम लड़का बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। वह बेसब्री से किसी का वेट कर रहा था। तभी तकरीबन 10 मिनट बाद आराध्या कॉफी शॉप में एंट्री करती है, जिसे देखकर उस लड़के के चेहरे के भाव बिगड़ जाते हैं। आराध्या अपने फोन में विहान के भेजी हुए फोटो को देखकर एक नज़र पूरे कॉफी शॉप पर डालती है। उसे जैनी विंडो साइड एक कॉर्नर में बैठा हुआ दिख जाता है। वह जाकर उसे पोलाइटली ग्रीट करती है। वहीं जैनी ऊपर से नीचे तक उसे स्कैन करके रुडली कहता है, मिस आराध्या, आप 10 मिनट लेट है। क्या आप जानती है हमारे प्रोफेशन में वक्त की कितनी अहमियत है? आराध्या जानती थी कि वो थोड़ा लेट हो गई है, इसलिए वह उसे सॉरी कह देती है। सॉरी सर, एक्चुअली ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया। पहली बार गलती की है, इसलिए माफ कर रहा हूँ। लेकिन याद रखना लिटिल मिस, जो वक्त की कदर नहीं करता है, वक्त भी उसकी कदर नहीं करता है। थैंक यू जैनी सर फॉर योर काइंड एडवाइस। आराध्या अपनी गलती एक्सेप्ट करते हुए कहती है, क्योंकि वो जानती थी जैनी अपने स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है। वह अपने आर्टिस्ट के लिए बहुत प्रोटेक्टिव भी था। कई एंटरटेनमेंट एजेंसी ने उसे अपने लिए हायर करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई कामयाब नहीं हो पाया था। वह 15 साल का था जब से इस इंडस्ट्री से जुड़ा था। 18 साल के होते होते वह आर्टिस्ट को मैनेज करने लग गया था। वह अंदर की सारी गॉसिप के बारे में जानकारी रखता था, ताकि वक्त आने पर उन्हें अपने आर्टिस्ट के लिए यूज कर सके। ये सारी बातें उसने इंटरनेट पर उसके बारे में पढ़ी थी। लेकिन आराध्या को ये बात समझ नहीं आती थी कि जैनी ने कहीं और ज्वाइन क्यों नहीं किया। वहीं आराध्या को खोते देखकर जैनी चुटकी बजाते हुए कहता है, लिटिल मिस कहाँ खो गई तुम? आराध्या अपने ख्यालों से बाहर आते हुए कहती है, कहीं भी तो नहीं। अगर कहीं खोई नहीं हो तो हम तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस कर लेते हैं, जैनी प्रोफेशनल वे में कहता है। उसकी बात सुनकर आराध्या कंफ्यूज होकर पूछती है, कैसा कॉन्ट्रैक्ट सर? वो विहान सर का मानना है कि आप बहुत खूबसूरत हो और सभी खूबसूरत लोग पीएस एंटरटेनमेंट में होने ही चाहिए। इसलिए कोई और एजेंसी तुम्हें साइन करे उससे पहले पीएस एंटरटेनमेंट तुम्हें अपने आर्टिस्ट के रूप में ले रही है। उसकी बात सुनकर आराध्या मन ही मन अपनी आईज रोल करती है। विहान और उसका हैंडसम और खूबसूरत लोगों के साथ ऑबेशन पूरी इंडस्ट्री में किसी से नहीं छिपा था। वहीं जैनी 2 कप कॉफी ऑर्डर करके आराध्या को एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर की फाइल पकड़ा देता है। तुम इसे घर में आराम से पढ़ सकती हो। अगर तुम्हारी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस है तो मुझे बता सकती हो। वहीं अगर तुम्हें इसमें कुछ गलत लगे तो भी बता सकती हो। मैं 2 दिन बाद संडे को शाम के समय तुमसे यही मिलूंगा। वहीं आराध्या जो पेपर्स को देख रही थी, उसकी बातों में हामी भर देती है। वहीं आराध्या के पोलाइट नेचर और बिहेवियर को देखकर जैनी का मूड भी ठीक हो जाता है।
वह आराध्या को उसकी परफॉर्मेंस के लिए प्रेस करते हुए कहता है। वैसे तो पीएस एंटरटेनमेंट में खूबसूरती को सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन मुझे लगता है इस बार हमारे पास टैलेंटेड कैंडिडेट भी आया है। तुम्हारी वायलिन और पियानो बजाने के साथ साथ आवाज भी अच्छी है। बस तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स देखनी बाकी है। आई होप तुम हमें डिसअपॉइंट नहीं करोगी। वहीं आराध्या के पास जैनी की बातों का कोई जवाब नहीं था, इसलिए वह अपनी कोल्ड कॉफी पीती हुए उसे पोलाइट स्माइल देते हुए कहती है, थैंक यू फॉर योर ट्रस्ट सर, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। उसकी बातों को सुनकर आराध्या एक स्वीट स्माइल देकर उसे ब्रदर जैनी कहती है। वहीं आराध्या से मिलकर जैनी सेटिस्फाई था। उसे यकीन था कि उसके सामने बैठी लड़की मासूम है और उसमें टैलेंट की भी कमी नहीं है। इंस्टेंटली उसके अंदर का एजेंट जाग जाता है। वह जाते समय आराध्या को एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पास करते हुए कहता है, डायरेक्टर नकुल शाह तुम्हारे कॉलेज में आए थे। उन्होंने कुछ कैंडिडेट्स को चुना है ऑडिशन के लिए। उसमें तुम्हारा भी नाम शामिल है। इसलिए कोशिश करना जब भी ऑडिशन हो तो तुम्हें कोई न कोई रोल जरूर मिले। जैसे ही मुझे इसके रिगार्डिंग कोई न्यूज़ मिलेगी मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। जैनी की बात सुनकर आराध्या के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वह जानती थी कि उस दिन डायरेक्टर आने वाले हैं, लेकिन ये नहीं जानती थी वो सच में आया है या नहीं। अब जैनी की बातों ने ये तो स्पष्ट कर दिया था कि उसका नाम ऑडिशन के लिए है। जैसा कि सब जानते थे ये स्टोरी कॉलेज लाइफ से रिलेटेड थी, जिसमें दो बहनों की कहानी थी। इस कहानी में मेल और फीमेल लीड दोनों ही पहले से सेलेक्ट कर ली गई थी। बाकी रोल्स के लिए ऑडिशन होने बाकी थे। आराध्या उन्हीं रोल्स के लिए ऑडिशन देने वाली थी। अपनी कॉफी फिनिश करने के बाद वह दोनों कैफे से बाहर निकलते हैं। तुम कहाँ रहती हो? जैनी अपनी कार का दरवाजा खोलते हुए कहता है, आओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। वहीं आराध्या जो अवधेश के साथ अपने रिश्ते को सीक्रेट रखना चाहती थी उसे मना करते हुए कहती है, इट्स ओके जेनी, मुझे मेरी फ्रेंड्स से भी मिलना है। मैं उनसे मिलने के बाद चली जाऊंगी। जिस पर जैनी भी उसे ज्यादा फोर्स नहीं करता है। एज यू विश लिटिल गर्ल, लेकिन किसी टाइप की कंट्रोवर्सी में मत फंसना। और जब तक पीएस एंटरटेनमेंट तुम्हें खुद इंट्रोड्यूस नहीं करती तब तक तुम किसी को कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं बताओगी, क्योंकि पीएस एंटरटेनमेंट अपने आर्टिस्ट को हर बार बेस्ट वे में प्रेजेंट करते हैं। कहकर वह अपनी गाड़ी में चला जाता है। वहीं उसकी गाड़ी को दूर जाते देखकर आराध्या भी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाती है। प्रताप मेंशन में आराध्या जब प्रताप मेंशन में पहुंचती है तो उसे हॉल में उसकी नजर अनिकेत पर पड़ती है, जो उसका ही इंतजार कर रहा था। आराध्या को अंदर आते देखकर अनिकेत उसकी तरफ बढ़कर उसे गले से लगा लेता है। आराध्या उसे हग करते हुए कहती है, आप यहाँ कब आए भाई? बस तुम्हारे आने से आधा घंटा पहले ही आया हूँ। कैसी हो तुम? शादी के बाद तो तू अपने भाई को भूल ही गई है। अनिकेत छोटे बच्चों की तरह कंप्लेन करते हुए कहता है, तुझे क्या हमारी याद नहीं आती है? वहीं उसकी बातें सुनकर आराध्या का गला भर जाता है, क्योंकि अनिकेत और रिधिमा ने हमेशा उसे अपने बच्चे की तरह उसे प्यार दिया था। इसी वजह से कभी कभी सरगुन को आराध्या की किस्मत से जलन भी होती थी। भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आराध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपके अलावा मेरा है ही कौन? कहते हुए वहीं आराध्या की आंखों में आंसू आते देख अनिकेत पैनिक होकर कहता है, हे आदू, बच्चा रो मत, मैं हूं ना तेरे पास। मैं मजाक कर रहा था।
तू तो हमारा ब्रेव बच्चा है ना। ऐसे रोते नहीं। उसके ऐसे चुप कराने से वो और ज्यादा रोने लगती है। अनिकेत उसे चुप करवाते हुए हक करके उसकी पीठ को रब करने लगता है। वहीं दोनों भाई बहन के लिए ये इमोशनल मोमेंट था। वहीं कोई और था जो ये सब दरवाजे के पास खड़ा हुआ देख रहा था। अवधेश अपनी चेयर खुद को उनकी तरफ ले जाते हुए आराध्या के बाजू को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से आराध्या उसकी गोद में आकर गिर जाती है। वहीं उसे और अनिकेत दोनों के लिए ही ये किसी झटके से कम नहीं था। वह दोनों अवधेश को घूर कर देखने लगते हैं। अनिकेत उस पर बिगड़ते हुए कहता है, ये क्या हरकत है अभी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए मेरी बीवी को हाथ लगाने की, उसे रुलाने की? वह आराध्या की आंखों को साफ करते हुए कहता है, आदू मेरी बहन है, मुझे पूरा हक है उसे गले लगाने का। और ये खुशी के आंसू थे। बहुत दिनों बाद मिले थे हम दोनों। अनिकेत मुंह बनाकर कहता है, था, अब नहीं है। अब वो मेरी बीवी है, उससे दूर रहकर बात कर। अवधेश की ऐसी बातें सुनकर अनिकेत की आंखें छोटी हो जाती है। वह उसे घूरते हुए कहता है, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है अभी, तू मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकता है? अनिकेत उसे घूरते हुए कहता है, बेस्ट फ्रेंड होने के साथ हमारा एक और रिश्ता है, जीजा और साले का। कहकर अवधेश उसे एविल स्माइल दे देता है। तो अपने जीजा जी की इज्जत किया करो। वहीं उसकी बात सुनकर अनिकेत मुंह बना लेता है। अनिकेत उन्हें स्माइल देते कहता है, वो मैं आदू को ले जाने के लिए आया हूँ। आराध्या के जाने के नाम से ही उसकी आवाज शरद हो जाती है। कहाँ? उसके पीहर, शादी के बाद आदू एक बार भी घर नहीं आई है। तो दादू चाहते हैं कि कुछ दिन आदू हमारे साथ बिताए। अनिकेत अवधेश को मनाने के इरादे से कहता है। अवधेश अपने व्हील चेयर पर टैप करते हुए कहता है, और तुम्हें लगता है मैं उसे वहां जाने दूंगा? मैं जानता हूं, तू बुआ और प्रीति की वजह से आदू को वहां नहीं रहने देगा। इसलिए दादू ने प्रीति और बुआ जी को भी हमेशा के लिए कनाडा भेज दिया है। मुझे भी घर जाना है। मैं सोमू और आकाश से तो मिल लेती हूँ, पर मुझे बाकी सबकी भी बहुत याद आती है। आराध्या, जो अवधेश को इग्नोर करने का पूरा प्लान बना चुकी थी, उसकी पकड़ से निकलकर अनिकेत के साथ जाकर खड़ी हो जाती है। वहीं दोनों भाई बहन को एक टीम बना देखकर अवधेश थक हार कर मान ही जाता है। ठीक है, वो तुम्हारे साथ जाएगी। अवधेश की बात सुनकर आराध्या और अनिकेत खुश हो जाते हैं। आराध्या उछलते हुए भागने लगती है। मैं अपने कपड़े पैक कर लेके आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे कपड़े मैंने अरेंज कर दिए हैं, तुम बस चलो। अनिकेत उसे पकड़ते हुए कहता है। अनिकेत और आराध्या अवधेश को बाय बोलकर वहां से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद अवधेश राघव को उसके स्टडी रूम में चलने के लिए कहता है। 1.5 घंटे बाद राजवंश हवेली में आराध्या के आने की खुशी में नाहर, राजवंश और अनिरुद्ध जी बहुत खुश थे। वहीं काव्या ने आराध्या का पसंदीदा खाना बनाया हुआ था, जिसमें सौम्या और आकाश की ने उसकी मदद की थी। सरगुन को खाने में इटालियन पसंद था, वहीं आराध्या को इंडियन खाना पसंद था, जिसमें राजस्थानी दाल बाटी चूरमा शामिल था। वह सब हॉल में बैठे हुए बातें कर रहे थे। सब एक ही टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। वह था आराध्या की परफॉर्मेंस। नाहर, राजवंश का सीना आराध्या की वजह से गर्व से चौड़ा हो रहा था। वहीं आराध्या उन्हें मूवीवुड में काम करने के फैसले के बारे में बताती है, जिस पर अनिरुद्ध जी उसे कहते हैं, आराध्या बेटा, तुम अभी अभी घर से बाहर निकली हो,
तुम इतना ज्यादा स्ट्रेस मत लो। तुम्हारे डैड सही कह रहे हैं बच्चा। और तुमने अवधेश से इस बारे में पूछा क्या? डैडा मॉम वो मुझे किसी चीज से मना नहीं करते हैं। उनकी बात सुनकर आराध्या मुस्कुराते हुए कहती है, इवन उन्होंने तो एक्टिविटी रूम भी बनवाया है मेरे लिए। उन्होंने कहा है कि मैं जो करना चाहती हूँ वो कर सकती हूँ। अवधेश के बारे में बात करते समय आराध्या के चेहरे की चमक बता रही थी कि वो झूठ नहीं कह रही थी। हाँ मॉम, आपको पता है हम सब पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट्स के लिए पार्टी भी रखी है। तभी सौम्या, हमारे पास तो कल का ही दिन है। अभी तो ड्रेस भी खरीदनी पड़ेगी न पार्टी में जाने के लिए। सौम्या की एक्साइटमेंट भरी आवाज सुनकर सब हंस पड़ते हैं। वह सब हंसी मजाक ही कर रहे थे जब डोर बेल रिंग होती है। एक मेड दरवाजा खोलने के लिए जाती है। रात के 9 बजने वाले हैं, इस टाइम कौन आया होगा? वह लोग अभी कह ही रहे थे जब हाउसकीपिंग के हेड मेहमान को ग्रीट करते हुए कहता है, वेलकम सर। जैसे ही सबकी नजर अवधेश और राघव पर पड़ती है, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्यों मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता हूँ? जब मेरी बीवी यहाँ है तो मैं भी तो यही आऊंगा ना? कहकर अवधेश राघव को वहां से जाने का इशारा करता है। जहां काव्या खुश होकर उसके वेलकम करने के लिए जाती है, वहीं उसकी बातें सुनकर आराध्या का मुंह बन जाता है। मैंने सोचा तो मैं इस पागल इंसान से कुछ दूर यहाँ रह लूंगी, पर नहीं, ये इंसान तो यहाँ भी पहुँच गया। इसे देखकर कौन कहेगा कि हमारी शादी अचानक हुए है? भगवान जी, आप ही मुझे बचा सकते हो इस पागल इंसान से। लास्ट वाली बात अवधेश धीरे से कहता है। क्या करूं? मुझे तुम पर भरोसा नहीं था। क्या पत्ता अपने दादू के बहकावे में आकर आने से मुकर जाती। आप मेरे पीछे पीछे यहाँ भी पहुँच गए ना? आराध्या उसकी व्हील चेयर को मूव करते हुए ग्राउंड फ्लोर पर बने हुए गेस्ट रूम की तरफ बढ़ जाती हो। भाई आप रहने दो, मैं जाती हूँ। अनु बेटा जाओ, अभी की मदद करो रूम में जाने की। उसकी बातें सुनकर अनिरुद्ध अनिकेत को कहता है, अब आपकी बेटी के यहाँ आने की बाद अकेला घर काटने को आता था, इसलिए मैं यहीं आ गया। नहीं आंटी, आप लोग खाना खा लीजिए, मैं तो घर में अकेला था। अवधेश बेटा, तुम सही टाइम पर आए हो। हम बस डिनर के लिए जा रहे थे, आ जाओ तुम भी।